हेलो कॉमर्स की जान, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और इस कॉमर्सार्थी की शान मान पहचान, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कॉमर्स बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए की प्रिपरेशन के लिए प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज है जो ये आपकी प्रिपरेशन में मील का पत्थर साबित होगी। वो किस एग्जाम की प्रिपरेशन में मील का पत्थर साबित होगी? वो है लेक्चरर एग्जाम के अंदर मील का पत्थर साबित होगी, अकाउंटेंट एग्जाम के लिए, ऑडिटर एग्जाम के लिए, सेक्शन ऑफिसर एग्जाम के लिए, यूडीसी एलडीसी के लिए और अकाउंट्स कलर्स और भी बहुत सारी कॉमर्स बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। हमने पिछले पार्ट में डिविजनल अकाउंटेंट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो कि 2019 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। आज हम पार्ट 2 को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात का आगाज आपके सामने ये कर रहा हूं, कमिटमेंट मैं आपको कर रहा हूं कि हम इस प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे वो कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, जो भी बोर्ड्स कॉरपोरेशन है या कोई डिपार्टमेंट है जिसने भी कॉमर्स बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया है, उसके पीवाईक्यू में आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। डिविजनल अकाउंटेंट का सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आउट ऑफ फर्म फंड दे हैव विड्रॉन रुपए 34,650 विच दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी रेशो ऑफ 5:7:9। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव? क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या होता था, देखिए कंसेप्ट को समझिएगा। यहां इसने बोला कि फंड को विड्रा कर लिया, फंड विड्रा किया है। फंड विड्रा करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि परमानेंटली परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लिया यहां से पार्टनर ने। एक होती है ड्रॉइंग, वो होती है टेम्परेरी नेचर की। जो ये विड्रॉ किया है फंड को, ये होता है परमानेंट नेचर का, मतलब कि उन्होंने जो कैपिटल लगाई थी उसको विड्रॉ कर लिया है। अब इनका जो कैपिटल थी, इनका स्वामित्व हक था, उसमें कमी आई है। ठीक है, तो इन्होंने 34,650 का फंड विड्रॉ किया। ये 34,650 था। इसमें से बोल रहा है कि जो ये बी था, इसका पार्ट कितना है, बी को कितना रिसीव होगा। बी की रेशो थी 7। ठीक है, टोटल रेशो हुई हम इनकी 21, 7, 3, 1, 1, 15, 0, 11,550 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ ऑपरेटिंग रेशो इज 64.67%, व्हाट विल बी दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो? अच्छा, जो ये ऑपरेटिंग रेशो होती है हमारी, ये किस चीज को इंडिकेट करती है? ये हमारी जो फर्म है, जो कंपनी है, उसकी एफिशिएंसी को, जो उसकी वर्किंग की जो एफिशिएंसी है, उसको रिप्रेजेंट करती है कि किसी कार्य को करने में हमारी कंपनी कितना खर्च कर रही है, कितने कॉस्ट क्रिएट कर रही है, कितनी कॉस्ट जनरेट कर रही है कि उस फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये हमारी बताती है एफिशिएंसी को, फर्म की एफिशिएंसी को। ठीक है, और जो ये हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ये बताती है कि फर्म ने जो टोटल सेल की, उस सेल करने से फर्म को कितना मुनाफा हुआ। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको इंडिकेट करती है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग रेशो है, जो नेट सेल है हमारी, उसे हम 100% मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, 100% मान लेते हैं। जो ये ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये किसके इक्वल होती है? ये होती है हमारी दोनों 100% के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया कि ऑपरेटिंग रेशो है जो वो है 64.7%। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगी? कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 3 एंड 65। ठीक है, हमारा आंसर हुआ, नहीं 65 सॉरी 35, ये आंसर हुआ हमारा सी। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस फॉल अंडर।
ठीक है, जो उपयोगिता व्यय है वो किसके तहत आते हैं? ठीक है, हमारे बिजनेस में जो हम खर्चे करते हैं उनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो क्या-क्या है हमारी? एक तो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है हमारा, वो होता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारी फर्म की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जो ये एक्सपेंस हुआ है, इस एक्सपेंस से हमारी फर्म या कंपनी की जो एबिलिटी है उसमें इंक्रीज होता है, जिसका बेनिफिट हमें बहुत लंबे समय तक मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम 5 से 10 साल तक इसका बेनिफिट हमें हर साल मिलता रहता है। ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसको रन करने के लिए जो हमें डेली बेस पर खर्च खर्च करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तीसरा हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक ऐसी ह्यूज अमाउंट होती है, होता तो ये रिवेन्यू नेचर का है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल एक्सपेंस होता है जिसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट होती है, लाइक की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक साल में ही बहुत सारा ह्यूज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस कर दिया जाता है, लेकिन जो उससे एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाला फायदा है वो हमें लंबे समय तक होता है। इसलिए जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों की फीचर्स को कंटेन किए हुए है, ठीक है। अब हमारा ये पूछ रहा है कि जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस लाइक कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस बिल पेड किया, ठीक है, जो हमारे ऑफिस के अन्य खर्चे हैं उनको पेड किया, तो ये हमारी यूटिलिटी एक्सपेंसेस है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस हम किसके अंदर लेकर जाएंगे? ये हमारे रोजमर्रा से रिलेटेड है, डेली एक्सपेंसेस है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you borrowed रुपए 7 lakh from a person on simple interest. The interest rate is 10% and the tenure is 3 years. What is the total amount to be paid to the lender? ठीक है, 7 लाख रुपए है, इस पर इसको 10% इंटरेस्ट के हिसाब से इन्होंने दिया, 3 साल के लिए दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हो गया हमारा 2,10,000 रुपए। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितनी पेड करेंगे? 7 लाख रुपए तो हमारा प्रिंसिपल था और 2 लाख रुपए हमारा हुआ इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितनी पेड करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी 9,10,000 रुपए। राइट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेल्स 65% ऑफ इट्स शेयर एंड हैज 2800 शेयर्स लेफ्ट, ओरिजिनली कंपनी हेड की, और कंपनी ने टोटल शेयर कितने थे? ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि जो ये 65% जो हमने शेयर इशू किए थे वो हमने सेल कर दिए, ठीक है, ये तो हमने सेल कर दिए। जो अब हमारे पास बचे वो है हमारे पास 250 शेयर। तो 250 शेयर कितने हुए? क्योंकि हमने 100% शेयर इशू किए थे, उनमें से सेल हुए हमारे 65%, तो रिमेनिंग कितना परसेंट रहा? 35%। इसका मतलब जो 250 शेयर है ये पोर्शन के रखे हुए 35% के इक्वल है, ठीक है। तो ये 35% के इक्वल है। तो ये पूछ रहा है कि कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए थे, तो कंपनी ने टोटल 100% शेयर इशू किए थे, 100%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2800 डिवाइड बाई 35 क्रॉस 100, ठीक है, 7 20 700 के 28, 400, 4 दूनी 8, 8,000, ठीक है। तो आंसर होगा इसका 8,000 शेयर टोटल कंपनी ने इशू किए थे। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हमें 6 लाख रुपए, ओपनिंग डेटर दिया है हमें 1.5 लाख रुपए और क्लोजिंग डेटर दिया हमें 50,000 रुपए, ठीक है। जो ये ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होती क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होती है कि जो हमने क्रेडिट सेल की थी हमारे कस्टमर को, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पर, उधार पर हमें अपने कस्टमर को दिया था, उससे हम कितनी अक्षमता के साथ, कितनी तेजी के साथ, एफिशिएंसी के साथ हम उस उधार को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाई? ट्रेड रिसीवेबल रेशो है जो
वो होती है जो हमारी टोटल कैश जो क्रेडिट सेल है हमारी, क्रेडिट सेल टोटल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, जो हमने क्रेडिट सेल टोटल कितनी की, 6 लाख रुपए। एवरेज जो क्रेडिट सेल थी हमारी, जो रिवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट था, वो टोटल था हमारा 6 लाख रुपए का। अब हमें एवरेज डेटर्स निकालने हैं। एवरेज डेटर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज डेटर। तो ओपनिंग डेटर हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, क्लोजिंग डेटर हमारे पास 50,000 रुपए है। 1.5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ हमारा 6 लाख रुपए डिवाइड बाय 1 लाख रुपए। राइट आंसर होगा इसका 6 टाइम। देखिएगा आंसर में है इसमें, हाँ ये रहा डी, डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इज अबाउट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 किससे रिलेटेड है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से हमारा कौन सा स्टैंडर्ड संबंधित है, वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। कंटीजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब कि जो बैलेंस शीट डेट के बाद, मतलब बैलेंस शीट जिस दिन बनाई 31 मार्च को, उससे, और जो हमारा डायरेक्टर है, जहां डायरेक्टर से इस जो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उनको अप्रूवल मिलती है, तो इस डेट के बीच में जो इवेंट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन हो जाती है, उनको किस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ठीक है, बोरोविंग कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट से कौन सा हमारा रिलेटेड है, वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तो बच गया हमारा ऑप्शन डी, तो ये है प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा होगा राइट आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट से रिलेटेड है। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, तो ये हमारे तीनों अकाउंट होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं होता, ये होता, ये सी आंसर इसका राइट होगा। सब्सटेंशियल नाम का कोई अकाउंट हमारे पास नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, फाइंड दी करेक्ट डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की हुई है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक अधूरा सा अकाउंटिंग सिस्टम है, जो एक सिंपल सा है। ठीक है, जो मतलब इनफॉर्मल है, सिंपल है और अधूरी अकाउंटिंग करता है। ठीक है, जो मोस्टली छोटे बिजनेसेस में, जैसे कि वेंडर स्ट्रीट वाले होते हैं, जो ये स्ट्रीट जो रेडी वगैरह लगाते हैं, या फिर छोटी दुकान वाले होते हैं, वो शॉपकीपर इनको मेंटेन करते हैं। जो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसके अंदर हम मेनली कैश बुक को मेंटेन करते हैं, और कैश बुक के साथ साथ हम, एक तो हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं, एक हम ओनली पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में बन सकता है कि हम जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर हम किस किस बुक को मेंटेन करते हैं। इसका आंसर आएगा कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इनको हम मेंटेन करते हैं। नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट को हम अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर मेंटेन नहीं करते, इसका कोई खाता इसके अंदर नहीं क्रिएट करते हम। ठीक है, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तीनों प्रकार के अकाउंट बनाते हैं। ये एक सिस्टमेटिक डबल एंट्री सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का भी होता है और बहुत सारी बड़ी फर्मों में इसका यूज किया जाता है, जिसे इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा भी अथोराइज किया गया है। और अपनी जो अकाउंटिंग जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर भी इसको मान्यता दी गई है, उसके अंदर भी इसको एसेंशियल बताया कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, ये थी इसके रिगार्डिंग बात। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन सा डिफरेंस है वो सही नहीं है, तो करेक्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम।
सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स वाइल डबल एंट्री सिस्टम इज सिंपल, ये अपोजिट हो गया। कॉम्प्लेक्स तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है और सिंपल हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, ये हमारा गलत है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग इज इनकम्प्लीट इन सिंगल एंट्री सिस्टम वाइल कंप्लीट इन डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है सिंगल एंट्री सिस्टम में और कंप्लीट होती है डबल एंट्री सिस्टम में। सी को देख लेते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम इज प्रेफरेबल फॉर बिग एंटरप्राइज, गलत, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को ही हम प्रेफर करते हैं कंपनी या फर्म के अंदर। सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर टैक्स पर्पज, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो टैक्स के पर्पज के लिए जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसने भी हमें डिक्लेयर किया कि हम डबल एंट्री सिस्टम वाले को ही अथोराइज करेंगे, मान्यता देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसके बीच राइट डिफरेंस है, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बीच में। अगला क्वेश्चन है दी वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ एन आइटम व्हेन वी यूज और कंज्यूम इट इज नोन एज, कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके अंदर किसी वांट मतलब इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ठीक है, मान लो कोई गुड्स है, ये हमारा बोर्ड्स है, इसकी वांट सेटिस्फाइंग क्या है कि ये हमें कंटेंट को पढ़ाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत सारे चीजें प्रोवाइड करेगा, सहूलियत देगा हमें, ठीक है, तो इसका ये क्या बोलेंगे, इसको हम इसे बोलेंगे यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी हम बोलेंगे। अच्छा, इसके इससे संबंधित मैं आपको 3-4 कंसेप्ट बता देता हूं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा यूटिलिटी है, जो यूटिलिटी है उसको मेजर किस में किया जाता है, उसकी मेजर करने की क्या यूनिट है, वो है हमारी यूटिल। यूटिल के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की यूटिलिटी को मेजर करते हैं। जो ये यूटिल कंसेप्ट है ये हमारा दिया था इरविंग फिशर ने, ठीक है, इरविंग फिशर जी ने ये कंसेप्ट दिया था, ये मेजरमेंट दिया था, ठीक है। फिर होता है यूटिलिटी को मेजर करने के दो माप है हमारे पास, एक तो है हमारा कार्डिनल, एक तो है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी, ये दिया था हमारा अल्फ्रेड मार्शल ने। और फिर है दूसरा है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि हमारा दिया था J.R. हिक्स ने एंड R.G.D. एलन ने, ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो लोचशीलता है, कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच, उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है, देख लेते हैं। कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ गुड्स, बिल्कुल ये तो अफेक्ट करेगा कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स की, उसका पैटर्न क्या है, वो भी तो इफेक्ट करेगा ना, ठीक है। एक सीजनेबिलिटी ऑफ डिमांड है, ये भी अफेक्ट करेगा, ये भी अफेक्ट करेगा। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम गोइंग टुवर्ड्स द परचेज, ठीक है, जो हमारे पास इनकम है उसका कितना पार्ट हम परचेज करने के लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो ये भी उसको अफेक्ट करेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड, सॉरी, तो ये जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ये अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं उपलब्ध होगी तो वो डिमांड की मांग की कीमत को किस तरह प्रभावित कर सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वेरी बिटवीन, अच्छा देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने में आसान लगता है लेकिन ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है। एक तो हमारा जो ये अभी हाल फिलहाल में जो सीईटी का परी हुआ था, सीईटी परी हुआ था उसके अंदर भी ये शायद जो थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वेरी बिटवीन, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है जो वो किसके बीच में वेरी करती है, वो करती है हमारी 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है, या तो कोई घटना घटेगी ही नहीं, या तो बिल्कुल ही नहीं घटेगी, या घटेगी तो फिर वो 1 के बीच में उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं हम। कभी 0 से नीचे नहीं आती कि बिल्कुल ही माइनस में चली जाए, ऐसा नहीं होता, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52, ठीक है, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए किंग और क्वीन, देखिएगा इस और को पकड़िएगा, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, या तो किंग है या क्वीन है, ठीक है, तो यहाँ कौन सी थ्योरम के तहत हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, वो है हमारी एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। इस और का मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि और आ गया ना कि या तो ये होगा या वो होगा, एक साथ दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि एक पता निकाला उसी पे वो किंग भी हो और क्वीन भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए किंग और क्वीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ए और बी
बराबर है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या है, किंग किंग कितने हो सकते हैं, जो जो हमारे पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर 4 किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4/52 प्लस रानी कितनी होती है, या मतलब क्वीन कितनी होती है, वो भी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 52 होते हैं। 4 ही रंग, 4 ही प्रकार के कार्ड्स हमारी रानी होती है और 4 ही किंग होते हैं कार्ड्स गेम के अंदर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 इज इक्वल टू 52। तो राइट आंसर ये होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, हमारे सांख्यिकी के अंदर जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड के में जो चेंजेस हुए हैं उनको मेजर करने के लिए ये क्रिएट किया जाता है। ये बताता है कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। एक तो प्राइस इंडेक्स होता है। प्राइस इंडेक्स बताता है कि दो अवधियों के बीच में जो कीमत में वो कितना परिवर्तन हुआ और किस दिशा में हुआ, ये हमारा प्राइस इंडेक्स बताता है। इसके आगे 2 पार्ट है, एक तो है होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए करते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं, जो कि प्राइस में जो परिवर्तन हुए हैं 2 पीरियड के अंदर उसको मेजर करता है। दूसरा है हमारा क्वांटिटी क्वालिटी क्वालिटी ये कोई नहीं होता, ये हमारा इंडेक्स नंबर नहीं होता, किसी भी प्रकार का इंडेक्स नंबर नहीं होता, ये क्वालिटी टाइप का। एक होता है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है ये हमारा। दूसरा होता है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर, जो बताता है कि पूरी वैल्यू को, कि इसमें हम दोनों के चेंजेस को मेजर करते हैं 2 पीरियड। मान लो एक पॉइंट ऑफ पीरियड ये है, एक साल मान लो 2024 और 2025 के बीच में टोटल वैल्यू में कितना डिफरेंस हुआ, टोटल वैल्यू इन दोनों दोनों को कंसीडर करती है। ठीक है, कैसे कंसीडर करती है, जो वैल्यू होती है वो फैक्ट वो प्रोडक्शन होता है किसका, प्राइस एंड क्वांटिटी का। ठीक है, वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू इंडेक्स बताता है कि 2 पीरियड के अंदर वैल्यू में कितना परिवर्तन हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹12,50,000 एंड पेड ₹5,60,000 इन कैश, व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन। देखिएगा, इसने कहा कि हमने गुड्स परचेज किया गुड्स 12.5 लाख रुपए का श्याम जी से। ठीक है, तो हमें इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज, क्योंकि परचेज हमारे लिए क्या है, खर्चा है। हमने परचेज करने के लिए हमारे लिए खर्चा हुआ ना परचेज, तो खर्चा का हम क्या कहाँ एंट्री करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का टाइप हुआ, तो खर्चे के लिए हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा हमारा 12,50,000 से 12,50,000 से टू किसको, श्याम से हमने खरीदा, उसके लिए हमने कैश पेड कर दिया। अब कैश क्या है, कैश है हमारे रियल एसेट, रियल अकाउंट है, ये हमारे पास से जाने लग रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नहीं डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो हमारे पास से गया तो ये क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, ये होगा हमारा 5,60,000 रुपए का। अच्छा, एक रूल है, अगर इसने कैश पेड कर दिया तो ये जितना इसने कैश पेड किया, अब बाकी का बच गया वो किसके अकाउंट में जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट में हो जाएगा, टू श्याम अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, टू श्याम अकाउंट। बाकी की अमाउंट कितनी बचती है, 12,50,000 में से 5,60,000 घटाने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी 6,90,000 रुपए, वो श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर कौन सा हुआ फिर इसका, परचेज अकाउंट डेबिट राम अकाउंट, नहीं ये तो नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, नहीं नहीं, श्याम तो जब होता कि ये वाला ये बी ऑप्शन तो तब होता ना जब पूरी की पूरी हमें उधार पे खरीदी हुई होती, परचेज उधार पे खरीदी होती है, हमें तो इसको कैश पेमेंट भी किया ना कुछ, तो ये रहा, हाँ सी आंसर इसका राइट होगा। ABC Limited purchased a plant and some machinery 4 years back for ₹11 lakh, which was depreciable 15%. What is the written down value of such a plant and machinery? इसके अंदर हमारे से पूछा है रिटर्न डाउन वैल्यू का। रिटर्न डाउन वैल्यू दी दूसरा टाइप का एक डेप्रिसिएशन का मेथड होता है, एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसके अंदर हम हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करके उसको घटाते चलते हैं, डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटती चलती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसके 2 तरीके हैं क्वेश्चन को निकालने के, या तो हम 11 लाख रुपए पर
या तो हम 11 लाख रुपए पर हर साल कैलकुलेट करें 15% डेप्रिसिएशन, फिर इसको ओरिजिनल कॉस्ट में से घटा दें, माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, जो बचेगा फिर उसको यहाँ ले आए, जो अमाउंट बचेगी फिर उसको यहाँ ले आए, फिर ले आए, फिर ले आए, ठीक है, 4 बार, ठीक है। या फिर हम दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इसका इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम टाइम में हमारे पास करने का टाइम नहीं होता वास्तव में, क्योंकि जो हमारा वनडे एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट ही मिल पाती है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या है, वो है हमारा डेप्रिसिएशन। क्या होगा हमारा डेप्रिसिएशन, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे क्या करेंगे हम 100% माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको इसके पावर में जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हमें टोटल 11 लाख रुपए की हमारे पास 11 लाख रुपए की हमारे पास टोटल एसेट्स थी, ठीक है। 100% हमारा क्या होता है, ये टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करके चलते हैं। 100% में से हम 15% इसको माइनस कर देंगे, 15% माइनस कर देंगे, कितने साल तक, 4 साल तक, 4 साल यहाँ आ जाएगी, तो 11 लाख रुपए गुना 0.85, 4.85 की 4 बार 0.85 से गुणा करेंगे, फिर इसके साथ इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील विद, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन से, रिवेन्यू रिकॉग्निशन से, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि किससे डील करता है, रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इंप्लीमेंट होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। जो रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज लीज एग्रीमेंट्स, इसके लिए हमारा क्या है, लीज के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता है, ठीक है। जो लीज के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन या जितने भी अकाउंटिंग की जाती है उसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता है। सेल ऑफ गुड्स के लिए, सेल ऑफ रिवेन्यू कहां से आता है हमारे पास, रिवेन्यू आता है हमारे पास सेल से क्या आया हमारे पास, रिवेन्यू, ठीक है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का जो, हाँ यही होगा फिर तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे रिलेटेड है, सेल ऑफ गुड्स से, इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है, सी आंसर इसका होगा राइट। रिवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ओ अच्छा, ये तो इसमें तो आईएफआरएस का कंसेप्ट डाल दिया, आईएफआरएस शायद 17 होता है इसका, आईएफआरएस 17 होता है इसका, रिवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस से, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा इसका सी, सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी अफेक्ट्स इट्स डिमांड इट इज नोन एज, ठीक है। जब हमारा माल की कीमत का असर उसकी मांग पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है मेरे भाई। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जब जब एक वस्तु की मांग पर उसकी दूसरी संबंधित वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, जो उसकी जो प्रतिस्थापित वस्तु होती है उसकी मांग का जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। अगर पर्सन की इनकम में चेंजेस से उसकी डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, एक एज कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीज, क्या ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे उपभोग करते जाएंगे हमारी उससे नेक्स्ट आने वाली चीजों से वस्तु से हमें और भी ज्यादा यूटिलिटी मिलती जाएगी, नहीं होता। क्या कंसेप्ट होता है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट होता है मेरे भाई कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करेंगे, जैसे जैसे हम कंजम्पशन की गुड्स को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, वो डिक्रीज होती जाएगी मेरे भाई। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, कब होती है, जब हम कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको लगातार
मैंने बोला कि पहले 2 सेब खा ले, फिर मैंने बोला 3 सेब और खा ले, फिर 4 सेब खा ले, फिर 5 सेब खा ले। आखिर में क्या होगा, जो छठी बार में बोलूंगा ना 6 सेब खा ले उसी टाइम, तो आपकी उस छठे सेब से बिल्कुल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, क्योंकि उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, उल्टी लग सकती है। ठीक है, तो एज कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीज, नहीं ये तो गलत है। एज कंजम्पशन डिक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो डिक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज नहीं भाई, कंजम्पशन डिक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी ना, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। हाँ, एज कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, बिल्कुल ये राइट आंसर है हमारा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एज कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी गेट्स डबल, गलत। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिमांड कर्व इज द स्लोप सेम ऑन ऑल पॉइंट्स। हमारा ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये इस साइड से इस साइड आने लग रहा है, तो क्या ये हर पॉइंट पर, जो डिमांड का हर पॉइंट है वहां पर सेम है? ये नहीं है। स्ट्रेट लाइन डिमांड करो, स्ट्रेट लाइन डिमांड करो, या तो ये हुआ या ये हुआ, ठीक है, क्या ये हर पॉइंट पर सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा हमारा ये बी, स्ट्रेट लाइन डिमांड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थे हमारे डिविजनल अकाउंटेंट के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा लेकर टॉपिक लेकर आने वाला हूं, वो है हमारा सेक्शन ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, उसके हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।